बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। आज हमारे साथ मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग साहब मौजूद हैं जो कि कोटली के सीनियर साफ़ी हैं। आज हम आज़ाद कश्मीर की सियासत के वाले से बात करेंगे, ख़ासकर एक नया हल्का जो है राजमहल, उस वाले से भी बातचीत होगी। तो सबसे पहले ज़ाहिद साहब से हम ये सवाल पूछेंगे कि ये जो आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर जो मैट्रिक की शर्त जो ख़त्म हुई है ज़ाहिद साहब, इसके वाले से आप क्या समझ, ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? अल्ताफ़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर में इससे पहले ग्रेजुएशन लाजमी करार दी गई थी। जी। तो अभी असम्बली ने बिल पास किया है जिसमें मैट्रिक की शर्त ख़त्म की गई है। मैं समझता हूँ कि हर शोबे में जो है पढ़े लिखे लोग जो है वो आने ज़रूरी होते हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि हम जहाँ कानून साजी करते हैं वहाँ हम कोई जो है ना क्वालिफ़िकेशन का ख्याल नहीं रखते। ये इस नोटिफिकेशन की कोई समझ नहीं आई कि किन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने किया है। तो इस हवाले से जो है ना रेजिस्टेंस भी मौजूद है लोगों के, पढ़े लिखे लोगों में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि ये क्या वजह हुई आखिर के जो है ना वो मैट्रिक की शर्त ख़त्म करके तो इसको इजाज़त दे दी गई है हर आदमी को। और जिस वक्त मैट्रिक की शर्त ख़त्म हुई है हर बंदे ने ही उम्मीदवार कानून साज असेंबली बनना शुरू कर दिया है। तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जी। तो ये मैट्रिक की शर्त ख़त्म करने के पीछे कोई ज़ाहिर बड़ा हाथ हो सकता है, जिसको लॉन्च करने के लिए जैसा कि आपने कहा है कि ये स्टेप लिया गया है। तो पहले कम अज़ कम मैट्रिक तो ज़रूरी होनी चाहिए। ये चलो ज़्यादा ना हो, ग्रेजुएशन आपने कहा ग्रेजुएशन ना भी हो, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया जो है मैट्रिक का ये मस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है। और इस हवाले से हो सकता है कि कुछ लोग कोर्ट में भी जाएं, लेकिन कानून साजी जहाँ पे होती है, कानून साजी के लिए आपको कम अज़ कम ग्रेजुएट चाहिए, ज़रूर समझ बूझ होनी चाहिए। बिल्कुल। ज़ाहिर है आपको लिखना पढ़ना भी नहीं आता होगा, तो फिर आप कैसे आगे जो है ना वो कानून साजी, इनके आप असम्बली के अंदर बैठे हो कानून साजी करें कि आपको लिखना पढ़ना ही नहीं आता है, आपसे तो कहीं कोई साइन करवा लेगा। बाज़ ऐसे मेंबरान असम्बली भी हमने देखे हैं जो मुसलसल 5 साल जो है असम्बली के इजलासों में जाते रहे और उन्होंने एक बात तक नहीं की। जी बिल्कुल। अच्छा, आप थोड़ा सा आते हैं हल्का राजमहल, बेसिकली जो कोटली सिटी का हल्का अलग हुआ है। राजमहल तो LA-8 ही अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो भी एक तरीके से अलग हुआ है। तो वहाँ पर वो मीडिया में अक्सर छाया रहता है वो हल्का, क्योंकि उम्मीदवारान के वाले से कि ज़्यादा तादाद में अगर कोई उम्मीदवारान हैं तो उस हल्के से हैं। तो आप क्या समझते हैं राजमहल की सियासत के अंदर, क्या कोई राजमहल से ही बंदा आगे आएगा या कोई वही पुराना सिस्टम चलेगा? सर, आपका तल्लक भी यकीनन राजमहल से आपका तल्लक है। तो राजमहल में उम्मीदवारान जो है वो PTI के प्लेटफार्म पे 4-5 उम्मीदवारान थे जो वर्किंग कर रहे थे। मलिक इफ्तार साहब थे गोई से, वो टिकट के लिए वर्किंग कर रहे थे। इसके अलावा जनाब कुमरुट्टी से अलियास अजीज़ मलिक साहब, टिंडा कला से बैरिस्टर इसरार साहब, फगवाड़ी से जो है ना मलिक ज़फ़र साहब और मलिक नसार साहब उम्मीदवार थे। तो जो पनाग से भी सुना है, पनाग से जो है पीर आरफ शाह साहब जो है उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया है। तो मलिक यूसुफ साहब जो मुस्लिम लीग नून छोड़ के अभी जो है ना वो PTI में गए, वो भी टिकट के उम्मीदवार हैं। तो फिलहाल तो उस हल्के में अभी देखना यह है कि PTI किसको टिकट देती है। उसके बाद जो है ना उसके बाद सूरत वाज़ेह होगी। और जो नून लीग के उम्मीदवार हैं DG जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने भी फील्ड वर्क किया हुआ है काफ़ी हद तक। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके हल्के की जहाँ राजमहल की जो सूरत हाल है, वहाँ की सड़कों की जो हालत है, जो वहाँ की जो सेहत की जो सहूलियात हैं, पसमानदगी है, वो किसी हद तक जो है ना वो अभी तक जो है ना वो ख़त्म नहीं हुई है। तो जो उम्मीदवार हैं मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि वो राजमहल के मामलात और मसाइल को हल कराने के लिए पहले जदोजहद करें, उसके बाद अपने टिकट के लिए काम करें। जी। वैसे अगर राजमहल के लोगों का यही है कि जी हम जो है ना कोई राजमहल से ही बंदा लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसमें टफ टाइम, अगर टिकट का सही फैसला करेंगे तो टफ टाइम दिया जा सकता है। अगर PTI ने टिकट का सही फैसला ना किया तो क्या आप समझते हैं किसी दूसरी जमात को आगे आने का मौका मिल जाएगा?
सर मलिक नवाज साहब जैसा कि कोटली से 7 इलेक्शन जीत चुके हैं और वो आपके हल्के से भी, उस हल्के से भी इलेक्शन लड़ेंगे और कोटली से भी इलेक्शन लड़ेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि मलिक नवाज साहब फिर जो है ना वहाँ मौसर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि वहाँ उनकी फैमिली का वो वोट भी है और उनकी वर्थ भी मौजूद है वहाँ पे। तो ये मलिक यूसुफ साहब के बारे में बताइए कि वो उनका कोटली से इलेक्शन वो आसान होगा या राजमहल से लड़े तो आसान होगा? मैं समझता हूँ कि उन्होंने राजमहल में बहुत काम किया है, लेकिन नून लीग के प्लेटफार्म से किया था। अब देखना यह है कि लोग उन्हें कबूल करते हैं या नहीं करते, ये एक देखने की बात होगी। ये वक्त ही बताएगा आने वाला कि वहाँ पे क्या होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर राजमहल के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो चेंज लाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में आप क्या समझते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है? सर तजर्बे की रोशनी से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में भी वही हुकूमत फॉर्म होती है। तो अभी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद से इलेक्शन जीते, सेनेट के इलेक्शन जीते, उसके बाद थोड़ी सूरत में ब्रेक आई है। पीटीआई में लोग शामिल हो रहे थे धड़ाधड़, उनकी स्पीड रुक गई है फिलहाल। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान में सियासी सूरत क्या बनती है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के रुख का तयन हो सकता है। जी जी, तो बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। ये थे मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी कोटली से, जो कि आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से तज्ज़िया पेश कर रहे थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक और मेरे साथ हैं जाहिद बेग साहब। थैंक यू।